गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा ग्रेविटेशन वाला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बेटा। जैसा हमने प्रॉमिस किया था आपसे कि संडे संडे आपका नाइन्थ का चैप्टर का एक एक वीडियो आएगी बेटा। तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन, जिसमें हम 5 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। पहला इंट्रोडक्शन, सेकंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, थर्ड आपका यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड फोर्थ वाला हमारा है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दी ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट साइज। ये हम 5 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। पहला हमारा है इंट्रोडक्शन। तो इसका इंट्रोडक्शन देने से पहले हमको बताना पड़ेगा कि ग्रेविटेशन लॉ, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ है, वो न्यूटन ने किस तरीके से ड्राइव किया बेटा। न्यूटन एक दिन बेटा एक एप्पल ट्री के नीचे बैठा हुआ था बेटा। एप्पल ट्री के नीचे बैठा हुआ था। यहाँ पे कौन बैठा है बेटा? न्यूटन बैठे हैं। कौन बैठे हैं? न्यूटन। यहाँ पे उनके ऊपर एक बेटा सेब पेड़ से टूट के उनके सिर पे गिरा। तो उनको लगा अरे जो ये सेब कैसे नीचे गिरा होगा, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी बॉडी में मोशन करने के लिए बेटा हमको फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो फॉर मोशन इन ए बॉडी वी रिक्वायर फोर्स। किसी भी बॉडी में मोशन करने के लिए हमको फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमको पता है कि न्यूटन का पहला नियम कहता है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे बनी रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में बनी रहना चाहती है, अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एक्सटर्नल फोर्स माने दो तरीके के फोर्स होते हैं। एक फोर्स होता है बैलेंस फोर्स, एक होता है अनबैलेंस फोर्स। तो इसमें कौन सी फोर्स की बात कर रहे हैं? अनबैलेंस फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा। देखो बेटा, एप्पल पे नीचे की ओर कोई अनबैलेंस फोर्स लगा होगा जब ये सेब पेड़ से टूट के बेटा न्यूटन के सिर पे जाके गिरा होगा बेटा। तो इस अनबैलेंस फोर्स, जो फोर्स है बेटा एफ, इसका नाम लिखा बेटा, एफ का नाम रखा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि बेटा कौन लगाता है? धरती लगाती है। कौन लगाती है? अर्थ लगा रही है। अगर नीचे क्या है बेटा? अर्थ है। तो अर्थ का सेंटर इस सेब के ऊपर नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स लगा रहा होगा, जिसका नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा। ठीक है, ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अगला है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास प्रोडक्ट ऑफ मास। बेटा जैसे कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है बेटा, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है। एक का मास बेटा m1 है, दूसरे का मास क्या है बेटा? m2 है। इनकी बीच का सेपरेशन बेटा कितना है? r है। इनके बीच की दूरी कितनी है? r है। और इनके मास कितनी है? m1 और m2 है। तो हमारा जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के प्रोडक्ट के, मतलब m1 इंटू m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? F इक्वल टू m1 इंटू m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये था बेटा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट कहता है बेटा कि ग्रेविटेशन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? 1/r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बेटा यहां तक समझ में आया? अब इसमें हमने देखा कि इन दोनों को अगर हम प्रोडक्ट कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और उसको डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल जी से। तो हमारा ये कितना हो जाएगा? F इक्वल टू जी m1
m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये g कहां से आया, ये g कहां से आया, ये g जब आया जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो क्या आएगा, कैपिटल G एक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। ठीक है, जहां पे बेटा where capital G is universal gravitational constant, और आपका m1 m2 क्या है बेटा, m1 m2 है बेटा मास ऑफ दी बॉडीज, और बेटा r क्या है बेटा, r है सेपरेशन बिटवीन these two bodies, समझ में आया बेटा। तो हमारा G क्या है बेटा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m1 m2 क्या है, मास ऑफ दी बॉडीज है, इसका पहला ऑब्जेक्ट बॉडी 1, दूसरा बॉडी 2, और r क्या है बेटा, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है बेटा। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो ग्रेविटेशन फोर्स है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये था हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है बेटा, अब हमारा तीसरा है बेटा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट G। तो G की बेटा यूनिट निकालनी है, कौन सी यूनिट, SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट निकालनी है बेटा। तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हमने G की यूनिट निकालनी है, तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। बेटा कैसे हुआ, ये r स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में गया और m1 m2 नीचे डिवाइड में आ गया, तो f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। f की यूनिट क्या होती है बेटा, फोर्स होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है बेटा, और r क्या होता है, सेपरेशन है, सेपरेशन माने क्या होता है, डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट मीटर होती है। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बेटा मास की यूनिट होती है केजी, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर हो जाएगा, केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसकी क्या होगी, ऐसा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगी बेटा। ठीक है बेटा, ये था हमारा थर्ड टॉपिक। हमारा फोर्थ टॉपिक क्या है बेटा, वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, और यूनिट क्या निकाली थी हमने, पहले निकाली थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बेटा ये वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू पूरी यूनिवर्स में कभी चेंज नहीं होती है, क्योंकि नाम में ही लिखा है बेटा यूनिवर्सल, नाम में क्या है बेटा, यूनिवर्सल, मतलब पूरी यूनिवर्स पे ये एप्लीकेबल है।
अगर हम किसी दोनों बॉडी को अगर किसी लिक्विड में भी दबा देंगे तो भी उसकी जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है बेटा, अब इसमें ये था हमारा फोर्थ टॉपिक। हमारा फिफ्थ टॉपिक क्या है? फिफ्थ टॉपिक है ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट साइज। बेटा ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन दी ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट साइज, बेटा ये न्यूटन ने कहा था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर with a certain force. That force is known as universal, that force is known as gravitational force, that force is known as gravitational force. हर ऑब्जेक्ट बेटा जिसमें मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है बेटा, और कितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है उसका नाम क्या है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है बेटा, जैसे कि हमने पहला ऑब्जेक्ट लिया बेटा, कितना 1 kg का ऑब्जेक्ट लिया, दूसरे हमने सेकंड ऑब्जेक्ट लिया वो भी 1 kg का लिया बेटा, इनके बीच का सेपरेशन बेटा 1 मीटर है, इनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर है बेटा। तो इनके बीच का ग्रेविटेशन फोर्स निकालना है बेटा, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कितना लग रहा होगा। हमने वर्ड यूज किया बेटा अट्रैक्टिव, तो हमने अट्रैक्ट किया है तो बेटा इसको पुश करेंगे क्या? पुल, क्योंकि हमको अट्रैक्ट करना है, हमको इसको पुल करना पड़ेगा। तो पुल करेंगे तो बेटा यहां पे हमारा फोर्स आएगा F, मतलब हमारे जो ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 ऑब्जेक्ट नंबर 2 को F फोर्स से अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है बेटा। और हमारा न्यूटन के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग बेटा एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये बेटा एक्शन है तो इसका रिएक्शन कहां पे होगा? इस ऑब्जेक्ट पे इसका रिएक्शन होगा। ठीक है, अब बेटा जो F वैल्यू है बेटा, F की वैल्यू कितनी होती है? F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जिसमें कैपिटल G की वैल्यू कितनी है बेटा? 6.67 इंटू 10 की पावर -11। बेटा मास की वैल्यू कितनी है? 1 kg, और 1 kg कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय बेटा इनके बीच का सेपरेशन कितना है? 1 मीटर का है, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू पूरी कैलकुलेट करने के बाद हमारी कितनी आ रही है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। ठीक है बेटा, अब हमने ध्यान से देखा तो ये फोर्स कितना कम आ रहा है, ये फोर्स कितना ज्यादा कम आ रहा है, क्योंकि हमारी 10 की पावर -11 है, 10 की पावर -11 मतलब नेगेटिव में इतनी ज्यादा। तो बेटा इसका मतलब ये फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट में जब ये फोर्स लगेगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, इसे फोर्स लग रहा है बेटा F, इसे फोर्स लग रहा है यही सेम फोर्स F। तो बेटा ये फोर्स इतना ज्यादा कम है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से हिला नहीं पाएगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से हिला नहीं पाएगा। समझ में आया? ये बेटा जब थे, जब दोनों कैसे बॉडी थे? स्मॉल बॉडीज थी। अब हम इसमें एक अलग केस लेंगे बेटा, अब एक ऑब्जेक्ट को कर देंगे बहुत बड़ा और दूसरे ऑब्जेक्ट को कर देंगे छोटा, तो उस केस में हमारी क्या कंडीशन बनेगी वो देखते हैं बेटा। देखो हमारा जैसे कि एक ऑब्जेक्ट आपका क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है बेटा अर्थ, ये हमारा अर्थ है ऑब्जेक्ट नंबर 1। ठीक है बेटा, दूसरा ऑब्जेक्ट बेटा क्या है? छोटा सा मास है, छोटा सा मास 2, जिसका m की वैल्यू m2 की वैल्यू कितनी है? 1 kg है। अब बेटा यहाँ पे m1 की वैल्यू, धरती का मास कितना होता है? 6 इंटू 10 की पावर 24 kg होता है। ठीक है बेटा, दोनों के बीच का सेपरेशन इनके धरती के सेंटर से और बेटा इस मास तक का डिस्टेंस कितना है? 3 इंटू 10 की पावर 4 मीटर है, सॉरी किलोमीटर है। 3 इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर है, हमने अपने तरफ से सपोज किया बेटा। ठीक है बेटा, अब फोर्स की वैल्यू क्या होती है? F इक्वल टू क्या होगा? G कैपिटल M, सॉरी
m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होती है बेटा। ठीक है बेटा। अब बेटा धरती का सेंटर इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कितने फोर्स से बेटा, F फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है बेटा। और बेटा ये मास भी इस धरती को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बेटा कितने से, F फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। ठीक है बेटा। अब हमारी F की वैल्यू निकालनी है तो बेटा कितना होगा, G की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। और बेटा धरती का मास कितना है 6 इंटू 10 की पावर 24, 6 इंटू 10 की पावर 24। और m2 की वैल्यू कितनी है 1 kg है, m2 की वैल्यू कितनी है 1 kg है। डिवाइडेड बाय बेटा रेडियस कितना है बेटा, इनके बीच का सेपरेशन कितना है 3 इंटू 10 की पावर 4। और बेटा किलोमीटर को मीटर में चेंज किया मतलब 10 की पावर 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका होल का स्क्वायर। तो बेटा ये कितना आएगा, ये लगभग पूरा कैलकुलेट करने के बाद आएगा आपका 0.444 न्यूटन के बराबर आएगा बेटा। पूरा कैलकुलेट करने के बाद कितना आ रहा है 0.444 न्यूटन। ठीक है बेटा। अब देखा जाए तो ये फोर्स सिग्निफिकेंट है, ये फोर्स कैसा है, सिग्निफिकेंट है, इसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रही है, ये कोई छोटा फोर्स नहीं है, इसमें कुछ फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है बेटा। तो ये सेम फोर्स बेटा धरती के सेंटर पे भी लग रहा होगा और बेटा इस ऑब्जेक्ट पे भी लग रहा होगा ये सेम फोर्स। तो हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी बेटा, हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, ये हमारा धरती है बेटा, ये हमारी धरती है, सेंटर पे बेटा फोर्स लग रहा है F फोर्स जिसकी वैल्यू कितनी है 0.444 न्यूटन। और बेटा दूसरा क्या है ऑब्जेक्ट हमारा स्मॉल m है, ये कितना है बेटा, इसकी वैल्यू F इक्वल टू 0.444 न्यूटन है। ठीक है बेटा। अब हमने ध्यान से देखा बेटा तो ये फोर्स बहुत छोटा है धरती के लिए, किसके लिए, धरती के लिए। बेटा देखा जाए तो धरती का मास क्या है बेटा, ज्यादा है, इस ऑब्जेक्ट का मास कम है। इसका मास कितना था 1 kg था, इसका मास कितना था 1 kg था। इसका मास कितना था, m1 की वैल्यू कितनी थी 6 इंटू 10 की पावर 24। और हमको पता है बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा मास होता है उतना ज्यादा इनर्शिया होता है। तो इसका बेटा मास ज्यादा है तो इसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर which resist the change in state of rest और यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका जो स्टेट है बेटा उसकी चेंज को रेजिस्ट करेगा। अभी ये रेस्ट पे था, इसको मोशन में आने को रोकेगा बेटा। धरती का मास ज्यादा है तो ये मोशन में नहीं आ पाएगी, आएगी भी तो बहुत धीमे धीमे मोशन करेगी। और बेटा ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये हल्का है बेटा, ये ऑब्जेक्ट बहुत हल्का है तो ये बेटा बॉडी मोशन करने लगेगी क्योंकि इसका इनर्शिया क्या है, बहुत कम है। ठीक है बेटा। अब देखो यहां पे हमको पता करना है कितने एक्सेलरेशन से ये वाला ऑब्जेक्ट मतलब धरती हमारी पहली ऑब्जेक्ट और ये बॉडी हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट कितनी एक्सेलरेशन से मूव करेगी। तो बेटा F बराबर हमको न्यूटन का सेकंड नियम, न्यूटन का सेकंड नियम क्या कहता है, F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma होता है बेटा, F इक्वल टू ma। तो बेटा हमारा F की वैल्यू क्या हो जाएगी m1a1। हमारी m1 की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10 की पावर 24 और फोर्स की वैल्यू कितनी है 0.444 इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 24 a1। ठीक है बेटा। तो हमारी a1 की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी a1 की वैल्यू आई 0.222 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर -24 a1 की वैल्यू है। और बेटा ये क्या हो जाएगा 3 7 21 और बेटा 3 4 12 और ये हमारा 10 की पावर यहाँ पे एक पॉइंट नीचे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 74 आया ना। तो 74 मतलब 10 की पावर -27 कितना हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारी A1 की वैल्यू आई, हमारी A1 की वैल्यू कितनी आई 74 इंटू 10 की पावर -27 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इनमें माइनस में 10 की पावर माइनस का 27 है बेटा, इतनी कम वैल्यू है कि ये एक्सेलरेशन इसको बॉडी को बहुत धरती को बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ा पाएगी, ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ा पाएगी इस क्योंकि इसका इनर्शिया क्या है बेटा ज्यादा, इसका मास क्या है बेटा ज्यादा, इसका एक्सेलरेशन क्या आया इसका कम आया है। वैसे हमने एक्सेलरेशन इस बॉडी का निकाला
तो F इक्वल टू क्या होगा, सेम फोर्स लग रहा है, ये भी फोर्स सेम है, ये भी फोर्स सेम है, तो F क्या हो जाएगा m2 इंटू A2। ठीक है, F की वैल्यू कितनी है 0.444 इक्वल टू मास 1 इंटू A2। तो हमारी A2 की वैल्यू कितनी आ गई, A2 की वैल्यू आई 0.444 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी A2 की वैल्यू आई बेटा। A2 की वैल्यू सिग्निफिकेंट है, इसका एक्सलेशन काफी ज्यादा है, इसलिए ये बॉडी मूव कर जाएगी, ये धरती की तरफ अट्रैक्ट होके ज्यादा तेजी से धरती की तरफ अट्रैक्ट होके आएगी बेटा। इसका मतलब क्या है, धरती तो मूव नहीं करी मगर ये बॉडी बेटा मूव कर गया बेटा। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक नंबर 5, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन दी ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट साइज। ठीक है बेटा, थैंक यू।